Hello students, welcome to another lecture of physics. This is standard 12. प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ी थी, करंट के बारे में, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, राइट, रेजिस्टेंस के बारे में भी कुछ हद तक हमने पढ़ा था, राइट. हम आगे इस क्लास में पढ़ेंगे. करंट का जो डेफिनेशन हमने बेसिक देखा था, that was rate of flow of charge, rate of flow of charge. ठीक है, और ये चार्ज कौन कैरी करता है? इट इज़ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैरी दिस चार्ज. इट इज़ अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच कैरी दिस चार्ज, राइट. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी मुझे बतानी हैं, राइट. जैसे कि दो तरह के करंट आपको यहाँ पे समझना है. एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट, आई इंस्टेंटेनियस, जिसको आप डी क्यू बाई डी टी लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी, राइट. ये भी मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में. एंड देन आई एवरेज. नाउ हियर आई एवरेज इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी. Here I average is delta Q by delta T. This delta Q is change in charge upon change in time. This is average current. ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. जब इंस्टेंटेनियस किसी एक इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे आपको करंट निकालना है तो आपको डिफरेंशिएट करना होगा with respect to T and just substitute that particular instant. Let for example मैं अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको. Let's say that your charge Q is written as t square plus 4t plus 5. Your Q is a function of t, time, right. मुझे पता करना है what is an instantaneous current, what is I instantaneous at 3 seconds. 3 seconds पे आई इंस्टेंटेनियस क्या है? तो मैं क्या करूंगा, इस Q को T से डिफरेंशिएट करूंगा. सो व्हाट आई गेट, आई इंस्टेंटेनियस हियर एज डी क्यू बाई डी टी. सो इफ आई डिफरेंशिएट दिस, व्हाट विल गेट, यू विल गेट 2t plus 4. 2t plus 4. नाउ इंस्टेड ऑफ t सब्स्टिट्यूट 3 हियर. सो यू गेट 2 into 3 plus 4. सो ये कितना हो जाएगा, 6 plus 4 which is equal to 10 एम्पियर, राइट. तो ये आपने सब्स्टिट्यूट किया तो आई इंस्टेंटेनियस आपका 10 एम्पियर हो गया. मतलब 3 सेकेंड्स पे जो करंट मूव कर रहा था वो कितना मूव कर रहा था, 10 एम्पियर मूव कर रहा था, राइट. उसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुझे एवरेज करंट निकाल के दो, एवरेज करंट निकाल के दो बिटवीन 0 सेकेंड्स टू 2 सेकेंड्स, 0 सेकेंड्स और 2 सेकेंड्स के बीच में एवरेज करंट निकाल के दो. तो एवरेज का मतलब क्या, यू नो लेट्स से Q1 माइनस Q2 अपॉन T1 माइनस T2. देखो तो Q1 क्या मतलब 2 सेकेंड्स पे चार्ज कितना होगा. देखो तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 4 मिल गया, ये 4 2 जा यहाँ पे 8 हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, राइट. राइट, दिस इज 12 प्लस 5 17. तो ये Q1 आपका मान लो 17 हो गया, माइनस Q2 कितना 0 सेकेंड्स पे कितना होगा 5, राइट, डिवाइड बाई 2 माइनस 0. तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12/2 विच इज इक्वल टू 6 एम्पियर. 6 एम्पियर इज द एवरेज करंट. एवरेज मतलब दो आपको टाइम दिया जाएगा, उसके बीच में आपको करंट निकालना है, दैट इज आई एवरेज. और इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको जब करंट निकालना है, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पॉइंट्स. इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है. इस तरीके से एक और क्वेश्चन हम ले सकते हैं. जस्ट लुक एट इट. कि मान लो कि आपका जो करंट है वो अब टाइम के फंक्शन में, फॉर एग्जाम्पल योर आई इज रिटन एज टी स्क्वेयर प्लस 1, राइट. मुझे क्यू फाइंड करना है. आई नीड टू फाइंड क्यू बिटवीन 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड्स के बीच में क्यू फाइंड करना है. यू नो व्हाट इज आई, योर आई इज कैन बी रिटन एज डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस 1. इसको आप आई लिख सकते हैं, राइट. So your dq can be written as t square plus 1 times dt, right. अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है.
मुझे इसको इंटीग्रेट करना है। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है? 0 से 2, 0 से 2, दैट इज टी स्क्वेयर प्लस 1 टाइम्स डी टी। ठीक है, तो आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? टी क्यूब बाई 3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका टी। अब ये कहाँ से कहाँ हो गया? 0 से 2 हो गया, राइट। सो दिस वुड बी 8/3 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा? देखो 3 2 6, 6 प्लस 8 आपका कितना हो जाएगा? 14/3 कूलम हो जाएगा, 14/3 कूलम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसका चार्ज भी निकाल सकते हैं, 0 to 2 सेकेंड्स में कितना चार्ज ये मूव किया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा आपको ध्यान इसमें रखना है, राइट। अब जो हम सीखने वाले हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एक रैंडम मोशन में होता है। व्हेन आई टॉक अबाउट फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इज इन एनी रैंडम मोशन। ठीक है, जिसको हम ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, बाहरी हीट की वजह से वो एक रैंडम मोशन में बड़ा होता है। आपने काइनेटिक थियरी ऑफ मैटर पढ़ा होगा, उसी तरीके से यहाँ पे ये बात हो रही है। थर्मल ये मतलब हीट के वजह से ये एक रैंडम मोशन में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसमें इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उस वेलोसिटी को हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। एक चीज याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में होता है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है, ये मैं जब इस पर कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, इस पर कोई बैटरी नहीं लगा रहा हूँ, तब की बात कर रहा हूँ। व्हेन आई लीव दिस आइसोलेटेड कंडक्टर, दिस इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन एनीवेयर, राइट, and it moves with the velocity which is known as thermal velocity। ठीक है, और एन एवरेज अगर वेलोसिटी की बात करूं, अगर मैं इसकी वेलोसिटी की बात करूं, तो इलेक्ट्रॉन की दैट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10⁵ मीटर पर सेकेंड। बहुत रैंडमली मूव कर रहा है, स्पीड बोल सकते हैं इसको, बहुत रैंडमली ये मूव कर रहा है, बहुत फास्ट मूव कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसमें अपने आप करंट आना चाहिए, राइट, दैट शुड बी द क्वेश्चन, बिकॉज वी हैव अंडरस्टूड कि करंट कब फ्लो करेगा? जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे तब करंट फ्लो करना चाहिए, राइट। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन है ना, देखो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रैवल कर रहा हो, यहाँ आ रहा हो, वापस यहाँ आ जाए। ठीक है, जब रैंडम मूव कर रहा है तो ये हो सकता है अपने पोजीशन पे ही वापस आ जाए। मतलब नेट करंट जो है, नेट करंट वो आइडियल कंडीशन में 0 होगा। मतलब जब आप इस पर कोई बैटरी नहीं लगाते हो, भले ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, रैंडम मोशन में मूव कर रहे हो, कोई फाइनाइट डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, तो फाइनाइट डायरेक्शन में कोई किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे होते, उस केस में आपका नेट करंट कितना होता है? 0 होता है, कोई करंट नहीं हो। अगर ऐसा होता तो किसी बैटरी, किसी सोर्स की जरूरत पड़ती ही नहीं अपने को, राइट। तो इस केस में आपका जो नेट करंट है वो 0 होता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मान लो कि आपने क्या किया, आपने बैटरी लगा दिया। मान लो कि आपका कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, राइट, दिस इज अ कंडक्टर एंड यू हैव अप्लाइड अ बैटरी। अब बैटरी क्या करता है? बैटरी है ना, इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं करता है भाई। ये इलेक्ट्रॉन को, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंटिन्यूसली ये मूव कराते रहता है। मान लो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन का जो फोर्स लगेगा, मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यस और नो, उल्टे डायरेक्शन में। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा? अगर मैं बात करूँ तो फोर्स हियर कैन बी रिटन एज Q टाइम्स E बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, Q बी इन चार्ज, तो मैं इसमें -E लिख दूँ। देखो -E मतलब
अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ फोर्स को तो इसमें ऐसा लिख सकता हूँ माइनस ई टाइम्स ई बार, माइनस रिप्रेजेंटिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. So I can write force here is minus E upon capital E bar, right? I can write like this. ठीक है, ठीक है. अच्छा, तो अब क्या होगा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे. अच्छा, आपने पढ़ा होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन होगा वो कुछ E कैपिटल E बार अपॉन m हो सकता है, राइट. दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन. एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, बहुत स्मॉल वेलोसिटी जो अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. कंफ्यूजन ये कि मैंने अभी एक्सेलरेशन बोला कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होंगे और यहाँ पे मैं कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट वेलोसिटी साथ में कैसे होंगे? तो देखो मैं बताता हूँ आपको. होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहे होते हैं तो दूसरे आयंस भी होते हैं इसके पास, एटम्स के पास, तो इलेक्ट्रॉन टकराएंगे उस पर, कोलिजन होगा, राइट. कोलिजन होने से वापस स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है, वापस एक्सेलरेट होगा, वापस स्पीड कम हो जाएगी, वापस कहीं कोलाइड करेगा, वापस स्पीड कम हो जाएगी. इस तरीके से इलेक्ट्रॉन है ना अपने कंडक्टर में कांस्टेंट वेलोसिटी से जाता है, भले ही एक्सेलरेटेड है, बट नेट में बात करूं, नेट पूरा एक जगह से दूसरी जगह जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेट हुआ, यहाँ पे कोलिजन हुआ तो वापस जीरो हो गया, वापस से एक्सेलरेट हुआ, वापस से कोलिजन हुआ, वापस से एक्सेलरेट हुआ, वापस से कोलिजन हुआ. तो जो नेट यहाँ पे जो वेलोसिटी हो रही होती है वो कांस्टेंट हो रही होती है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है. ठीक है, ये बात आई थिंक क्लियर होगी आपको. ठीक है, अच्छा, अब होता क्या है, देखो आप है ना एक चीज ध्यान रखो कि जब मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहा हूं तो दैट दिस वेलोसिटी इज नथिंग बट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सारे इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही थी. ये एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात हो रही है, दैट इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, तो मैं एक दो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूंगा और उसको मैं जनरलाइज तरीके से एक्सप्रेस करूंगा. देखो मान लो कि भाई ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा. मान लो ये यहाँ से यहाँ गया और यहाँ पे कोलिजन हुआ, ठीक है, अगर ये यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है, तो एक्सेलरेटेड मोशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आने के बाद, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फिर दूसरे किसी आयंस के साथ टकराएगा या किसी कर्नल बोलते हैं उसको, उससे टकराएगा, राइट. ठीक है, तो इसमें होगा क्या, मान लो देखो यहाँ पे मैं क्या कहूँगा, द इंटरवल between two successive collision, that is known as relaxation time, ध्यान रखना, that's known as relaxation time, उसको डिनोट किया जाता है टाउ से. ठीक है, and the distance between two collision is known as free path, जिसको आप लैम्बडा से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, लैम्बडा से भी. तो ये याद रखना, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, देखो बार बार कोलिजन होता है, इनफाइनाइट कोलिजन, बहुत सारे कोलिजन होते हैं. द इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन इज नोन एज फ्री पाथ, ठीक है. तो अब होता क्या है, देखो मान लो कि आपके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है,
ये इसने यहाँ एक टकराया, फिर यहाँ से आके यहाँ टकराया, ठीक है। तो देखो ये मान लो कि ये यहाँ पे वेलोसिटी u1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो गई, ठीक है। ये यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1 है और फाइनल वेलोसिटी v1 हो गई, ठीक है। आपने पढ़ा एक चीज़, योर v1 कैन बी रिटन एज u1 प्लस a टाइम्स टाउ, v इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, राइट। ये वही चीज़ है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो कि दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो मान लो ये u2 वेलोसिटी है और कोलिजन होने के बाद फिर उसके बाद एक्सेलरेट हुआ और यहाँ पे आके v2 हो गया, तो उसका v2 कितना होगा, देखो v2 कैन बी रिटन एज u2 प्लस a टाइम्स, ये मान लो ये t1 टाउ 1 है, ये टाउ 2 हो सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि रिलैक्सेशन टाइम सबका एक ही जैसा हो, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे करके बहुत सारे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो व्हाट आई कैन राइट vn इज इक्वल टू un प्लस a टाइम्स टाउ n, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन सब इलेक्ट्रॉन्स का ना एवरेज वेलोसिटी लूंगा, एवरेज वेलोसिटी। तो क्या होगा v1 प्लस v2 प्लस टिल्ट vn डिवाइड बाय n, क्या हो जाएगा आपका, देखो सबको ऐड करो तो क्या हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस टिल un प्लस a, अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो ये कितना हो जाएगा टाउ 1 प्लस टाउ 2 टिल टाउ n डिवाइड बाय n हो जाएगा। तो ये देखो, ये जो आपका जो फाइनल वेलोसिटी का जो एवरेज है, दिस इज नथिंग बट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दिस इज नथिंग बट द v ड्रिफ्ट, ठीक है। अब देखो आप इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ u1 प्लस u2 टिल un बाय n प्लस a टाइम्स टाउ 1 टाउ 2 टिल टाउ n डिवाइड बाय n। अच्छा, अब देखो ये जो वेलोसिटी है ना, ये एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जिसको थर्मल वेलोसिटी हम कहते थे, थर्मल वेलोसिटी। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी तो आपको पता है कितना होता है, 0 होता है। एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितना होता है, 0 हो जाता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ। तो इसमें क्या होगा, आपका जो v ड्रिफ्ट है वो क्या होगा, 0 प्लस a, ये टाउ 1 टाउ 2 टिल टाउ n बाय n, तो ये क्या हो जाएगा a टाइम्स, ये एक्सेलरेशन a टाइम्स, ये हो जाएगा टाउ एवरेज, a टाइम्स टाउ एवरेज। अच्छा, आप थोड़ी देर पहले आपने एक्सेलरेशन भी पढ़ा था, क्या था, E कैपिटल E अपॉन m टाइम्स ये एवरेज। ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, दिस इज टाउ एवरेज, दिस टाउ एवरेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। सो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, E टाइम्स कैपिटल E अपॉन m टाउ एवरेज। टाउ एवरेज इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाउ एवरेज इज इक्वल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम between two successive collision, between two successive collisions, ठीक है। तो भाई ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है, ठीक है, ओके ओके। नाउ एक चीज और आपको इसमें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि देखो कि भाई अगर यहाँ पे कंडक्टर है आपका, ठीक है, इस कंडक्टर को आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया है, मान लो V वोल्ट है और ये L लेंथ का है, ठीक है। तो आपको पता है योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by L, योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज V by L, यू नो दिस इन प्रीवियस क्लासेस, आपको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, राइट। तो अगर मैं इस केस में E की जगह V by L लिख दूँ तो क्या मिलेगा मेरा, माई VD, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये याद रखना है, इसको मैं थोड़ा ऐसा ट्विस्ट कर देता हूँ, दैट इज इक्वल टू E, ये E की जगह मैं V by L लिख दूंगा, V by ML टाउ एवरेज, ठीक है। तो आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, जितना ज़्यादा आप पोटेंशियल दोगे उतना ज़्यादा इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा। देखो एक चीज़ समझो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या है, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब देखो ऐसे देखो, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये ऐसे मूव करके ऐसे करके यहाँ पे आ गया, मतलब ये थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ, वापस से ये मूव ऐसे करके यहाँ आया,
तो मतलब ये थोड़ा थर्मल एनर्जी तो थर्मल वेलोसिटी तो होती ही है, लेकिन साथ साथ वो एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते रहता है, ड्रिफ्ट होते रहता है, मूव करता रहता है, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है, राइट। एंड इट इज वेरी स्मॉल एक्चुअली। अगर आप देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड, राइट। थर्मल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, विच इज 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Okay, now let's move to the relationship between current and drift velocity. We'll move to relationship between current and drift velocity. क्या क्या है देखो जरा, देखो समझो। मान लो कि आपके पास एक कंडक्टर है, एक मिनट, ये आपका कंडक्टर है, ठीक है। मान लो एक क्रॉस सेक्शन में ले लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन, ये एक डिस्टेंस ले लेता हूँ मैं, ठीक है। मान लो कि अब देखो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, आपने क्या किया, बैटरी लगा दिया इसमें, यू करंट इज फ्लोइंग, राइट। तो मान लो कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी से जा रहा है, ठीक है। और मान लो कि टी टाइम तक मुझे पता करना है, टी टाइम तक मुझे पता करना है कितना डिस्टेंस मूव किया है, तो क्या होगा इसका डिस्टेंस, वी डी टाइम्स टी हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक मैं टर्म लूंगा विच इज नोन एज एन। नाउ एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना एक यूनिट वॉल्यूम में, मान लो एक 1 मीटर क्यूब लेता हूं, तो एक 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट रिप्रेजेंट्स एन, सो एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, कंसिडर दिस एज ए, दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज ए, ठीक है। तो अगर करंट यहाँ पे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे, देखो तो एन is the number of electrons per unit volume multiply by area of cross section multiply by this distance, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा आपका, ये पूरा वॉल्यूम हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट, वी डी टाइम्स टी, ये आपके क्या हो गए, दिस इज नथिंग बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, मल्टीप्लाई बाय द चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, Q हो गया, ये आपका Q हो गया। And if I substitute T, if I bring T here, so what do you get, Q upon T is equal to N A V D times E. The Q by T आपको पता है क्या होता है, it's a current, so current is equal to N A V D E, V D being drift velocity, तो ये भी एक important relationship है, right? ये भी आपका important relationship है करंट का, करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, व्हाट इज माय ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा, राइट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज स्मॉल ई कैपिटल वी, वोल्टेज अपॉन एम टाइम्स एल टाउ एवरेज। इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ करंट में, तो क्या होगा, देखो करंट इज इक्वल टू एन ए ई, और वी डी की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा, क्या हो जाएगा, ई वी एम एल टाउ एवरेज, ये ई स्क्वायर हो जाएगा, तो मेरा करंट क्या होगा, देखो यहाँ पे माई करंट इज एन ए ई स्क्वायर टाउ एवरेज वी अपॉन एम एल, ये आपका करंट का एक्सप्रेशन है। ये आपको याद भी होना चाहिए, आपको डिराइव भी करना आना चाहिए, यू नीड टू रिमेंबर दिस, बिकॉज इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ आपको, राइट। देखो आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में करंट डेंसिटी बताया था, करंट डेंसिटी विच वाज करंट अपॉन एरिया, तो दिस इज जे। अगर मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा तो क्या मिलेगा, एन टाइम्स वी डी टाइम्स ई, ये आपका करंट डेंसिटी हो गया, ठीक है। तो मैं ओम्स लॉ जो मैंने आपको बताया था पहले, उसको मैं इससे रिप्रेजेंट करूंगा,
right? And we would try to find it out what is conductivity and what is resistivity, right? So abhi ke liye itna hi. I think you would be able to follow this, right? Notes banao, and we are going to take some questions also in next lecture on this particular topic. ठीक है, चलो, thank you, take care.